हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में जो लोग, मान लीजिए ये 11 महीना से जो मंदी चल रहा है, तो इस 11 महीना में जिन लोगों ने कुछ सेविंग्स वगैरह क्रिएट किया है एंड वो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा ऐसा सेक्टर होगा, कौन सा ऐसा स्टॉक्स होगा जिसमें वो सेफ रिटर्न उन्हें मिले, उनका कैपिटल रिस्क फ्री हो। ओके, तो देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर कर रहे हो और आपको इतना पता होगा कि स्टॉक मार्केट में डे बाय डे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का जो नंबर है, संख्या है, वो बढ़ते जा रहा है। ओके, एवरी क्वार्टर एवरी ईयर, ये जो है ना, ये मतलब एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है। एंड हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अभी हार्डली 10% लोगों के पास डीमैट अकाउंट होगा। एंड इस फिगर को अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करोगे तो यूएस में 65%, 60 to 65% लोग जो हैं उनका डीमैट अकाउंट है, वो लोग शेयर बाज़ार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम लोग यूएस से कंपेयर करें या अदर जो डेवलप कंट्रीज़ है उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग के यहाँ अभी भी ये जो शेयर बाज़ार का जो सेक्टर है, इसमें काफ़ी ग्रोथ होना बाकी है, क्योंकि सिर्फ 10% लोग ही अभी इंटर किए हैं बाज़ार में। तो डे बाय डे जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स एंड नंबर ऑफ़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स की संख्या हमारे यहाँ बढ़ती चली जाएगी। अभी 10% के आसपास लोग काम कर रहे हैं, मे बी इन फ्यूचर 30-40% भी हो सकता है इन कमिंग 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में। ओके, तो ये जो ग्रोथ होने वाला है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? कौन से ऐसे शेयर है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको इस ये जो ग्रोथ होने वाला है शेयर बाज़ार में, तो इससे फ़ायदा होने वाला है? तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ग्रोथ देखिए, सिंपल सा बात है, जो ब्रोकर्स हैं उनका होगा। तो ब्रोकिंग कंपनी जितनी भी लिस्टेड है उनका बिजनेस बढ़ने वाला है। साथ साथ ट्रेडर लोग जो ट्रेड करते हैं तो वो लोग तो ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, साथ साथ वो लोग ट्रांजैक्शनल चार्ज पे करते हैं आपका एक्सचेंजेस को, जैसे कि बीएसई एंड एनएससी हो गई। तो बीएसई तो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड किया है लास्ट 4-5 ईयर्स में इन्वेस्टर्स को। एनएससी लिस्ट होने वाला है। एनएससी जो है वो इस साल के एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिस्ट हो जाएगा। तो एनएससी अगर जब भी लिस्ट होता है, जिस भी भाव पे लिस्ट होता है, मेरा ये मानना है कि वो शेयर जो है इन्वेस्ट करने के लिए वो कंपनी काफ़ी बेटर होगी। एंड साथ साथ डिपॉजिटरी कंपनीज़ है, मान लीजिए जितने लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया है शेयर्स का, जो बाइंग सेलिंग करते हैं, तो ये डिपॉजिटरी के थ्रू होकर जाता है। तो डिपॉजिटरी को भी इसमें सर्टेन फीस मिलती है ये काम करने का। मतलब जो शेयर आप पोर्टफोलियो में स्टोर करते हो, ओके, एंड फिर सेल आउट करते हो, फिर बाई करते हो, तो वो दोबारा आपका डिपॉजिटरी के अकाउंट में आता है। तो ये ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो उसमें बेसिकली सीडीएसएल जो है वो मार्केट लीडर है रिटेलर्स के की अगर बात करें तो। एंड जो बड़े बड़े कंपनीज़ है उनका पोर्टफोलियो, उनका जो बिज़नेस है वो एनएसडीएल मैनेज करता है। तो इससे ये अपना क्लियर है कि एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों का ग्रोथ होने वाला है कमिंग 4-5 या 10 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो। ओके, साथ साथ म्यूचुअल फंड का भी बिज़नेस ग्रो कर रहा है। आपको पता है कि बहुत लोग एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है शेयर बाज़ार का। तो म्यूचुअल फंड का कारोबार कैम्प्स देखती है, और कैम्प्स का भी जो है लॉन्ग टर्म में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ग्रोथ होगा। 20,000 के आसपास मार्केट कैप है कंपनी का, तो अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। अब मैं एग्जैक्ट मार्केट कैप कितना होने वाला है 5 या 10 साल में, उतना तो मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, बट इतना आप समझ लो कि आपको मल्टीपल रिटर्न, मतलब फंड जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप ये सब इन सब कंपनियों में बाई करके, इन्वेस्ट करके अगर आप रखते हो तो। साथ में के फिनटेक है, वो भी शेयर बाज़ार से रिलेटेड काम करती है, तो उसमें भी अच्छा खासा आपको ग्रोथ मिल जाएगा। तो क्योंकि इतना सारा सेक्टर का मैंने बात कर दिया, मैंने ब्रोकिंग कंपनी की भी बात की, मैंने एक्सचेंजेस की भी बात की। ब्रोकिंग कंपनी की ही बात करें तो आपको 6-7 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड मिल जाएंगे। ओके,
एंड एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो एक्सचेंजेस में दो कंपनियां हैं, NSE एंड BSE। डिपॉजिटरी में भी दो कंपनियां हैं, CDSL, NSDL एंड के फिनटेक, कैम्स टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली करीबन 15 से ज़्यादा कंपनियां हो जा रहा है, तो इतना भी पॉसिबल नहीं है कि आप 15 कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो मेरा ये मानना है कि ग्रोथ तो भले होगा सारे सेक्टर में, बट कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिनमें रिस्क है। जैसे कि अगर हम लोग ब्रोकिंग की बात करें तो ब्रोकिंग का हमें इतना तो पता है कि ब्रोकिंग का धंधा बढ़ जाएगा, बिजनेस ग्रो करने वाला है, लेकिन आप कंपनी वाइज नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा होगा या किस कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। मैं आपको अपना ये लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात करता हूँ। ग्रो बोलकर एक कंपनी है, 3 साल पहले ये मतलब इनका नामो निशान भी नहीं था, टॉप 5 कंपनी में नहीं आती थी। 3 साल तो नहीं, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 3.5-4 साल पहले ग्रो का टॉप 5 ब्रोकर्स के लिस्ट में नामो निशान भी नहीं था। एंड आज उनके पास एक्टिव ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिव ट्रेडर्स उनके पास 1 करोड़ 25 लाख 26 लाख के आसपास है। ओके, वही एंजल वन एंड जीरोधा, इनके पास 74-75 लाख। एंजल वन के पास आई गेस 74 लाख एक्टिव ट्रेडर्स होंगे एंड जीरोधा के पास 75 लाख होंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मे बी एंजल वन जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जीरोधा को शायद पीछे छोड़ दे कमिंग 6 मंथ या 1 साल में। ओके, एक्टिव ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये क्या इंडिकेट करता है कि 3 साल में ब्रोकिंग का धंधा बढ़ा है, ठीक है, बट 3 साल पहले जो डोमिनेंट प्लेयर थे ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में, उनका ग्रोथ नहीं हुआ। ग्रोथ हुआ है मतलब उतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो शेयर प्राइस भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। आप देखोगे एंजल वन का अगर आप प्राइस देखोगे, 2023 में वो 3,800 का हाई लगाया था, अभी तक उस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया। अभी भी वो आज तो 2400-2500 के रेंज में वो ट्रेड कर रहा था। 3 साल में तो धंधा ग्रो किया, लेकिन क्रीम जो है वो कोई और कंपनी लेकर चला गया। मतलब ग्रो कहीं बाहर से आया एंड 1 करोड़ 25 लाख जो कस्टमर हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं, उनको लेकर वो नंबर 1 पोजीशन पे आज आ गया। तो जिन लोगों ने 3 साल पहले एंजल वन में इन्वेस्ट किया, उनको तो फ़ायदा नहीं मिला। ग्रो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर ग्रो लिस्टेड भी होता तो भी ग्रो का भी शेयर प्राइस नहीं उतना मूव किया, मतलब उतना ऊपर नहीं गया होता। ये लोग, ये सब जो कंपनियां हैं, ये एक रेंज में अटके हुए रहते। मतलब जीरोधा की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रो, हाँ, ग्रो अगर लिस्टेड रहता वो आपका फंड जो है मल्टीप्लाई कर देता। ओके, बट ग्रो अनलिस्टेड है, ग्रो लिस्ट अभी हुआ नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ 3 इयर्स में देखिए ऐसा हुआ कि एंजल वन का प्राइस नहीं मूव किया। मे बी 5 इयर्स में भी ऐसा हो सकता है। ग्रो के साथ साथ कोई और भी कॉम्पिटिटर घुस जाए बाज़ार में, एंड जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यू डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, वो उस प्लेटफॉर्म में अगर जुड़ जाए, एंजल वन में ना जुड़े, तो उस केस में फिर एंजल वन में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया ये सोच के कि शेयर बाज़ार का धंधा बढ़ रहा है तो ये भी कंपनी ग्रो करेगी, तो मे बी उनका वेल्थ ना क्रिएट हो सके, उतना ज़्यादा ना क्रिएट हो सके। 30-40-50% बढ़ जाए वो अलग बात है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर रैली भाग करता है तो उस केस में तो गधे घोड़े सब ऊपर भाग जाते हैं जब भी बुल रन आता है, लेकिन एक्चुअल पैसा नहीं बन पाता। मतलब अगर आप 4-5 गुना करना चाहते हो पैसा या उससे ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो तो उतना नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजिक वे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ब्रोकिंग कंपनी में, हालांकि ब्रोकिंग का जो धंधा है ये एज अ होल ग्रो करेगा, लेकिन किसके पास वो क्रीम चला जाएगा वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसमें थोड़ा ब्रोकिंग में मुझे रिस्क नज़र आता है। तो ब्रोकिंग में मेरा ये मानना है कि इन्वेस्ट करना, मतलब इंडिविजुअली आप किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर पाओगे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। एंड जो ऐसा भी है कि अब जीरोधा एंड ग्रो नहीं, मतलब लिस्ट नहीं हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने NSE एंड BSE का जो एक्सचेंजेस है उस पर लिस्ट नहीं हुआ है, तो इसका तो फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं कोई। ग्रो तो अभी भी, जीरोधा तो अभी भी प्राइवेट कंपनी है,
तो मेरा ये मानना है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ जो है उसको अभी आप इग्नोर कीजिए, उसमें इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉफिटेबल होगा। अब आते हैं हम लोग एक्सचेंजेस पे। तो एक्सचेंजेस में हमारे पास आता है बीएसई एंड एनएससी। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि आप दोनों का शेयर दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे डुओपोली मार्केट है, दो लोग हैं, दो कॉम्पिटिटर हैं, तो यहाँ पे चांसेस है दोनों का ग्रोथ होने का। चलिए, अगर एक बीएससी का या किसी और एक्सचेंजेस का ग्रोथ ना भी हुआ तो अदर मतलब दो ही एक्सचेंज है, तो अगर एक का ना भी ग्रोथ हुआ तो दूसरा का तो हो ही जाएगा। तो यहाँ एटलीस्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आपका गेन मिलने का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोकिंग कंपनी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप एक्सचेंजेस में जो दो कंपनियाँ हैं इन पे आप, अभी तो बीएसई अवेलेबल है, बीएसई आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड एनएससी जब भी लिस्ट होगा तो लिस्टिंग डे भी आप उसको बाई कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे डिपॉजिटरी का। तो डिपॉजिटरी में भी देखिए सेम चीज़ है, सेम कहानी है। रिटेलर्स की संख्या बढ़ेगी तो सीडीएसएल को फ़ायदा होगा, एंड कंपनियां जैसे जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां लिस्ट होती चली जाएंगी तो एनएसडीएल का फ़ायदा होगा। एनएसडीएल का पोर्टफोलियो भी काफ़ी हाई है, तो अगर उनका फीस वगैरह भी इन केस अगर इन फ्यूचर बढ़ता है, थोड़ा भी वो लोग बढ़ाते हैं, तो रेवेन्यू भी उनका काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल दोनों में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि दोनों दिखते हैं कॉम्पिटिटर बट एक्चुअल में है नहीं। एनएसडीएल के पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, सीडीएसएल के पास रिटेलर्स हैं, एंड दोनों का ग्रोथ होने वाला है इन फ्यूचर। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, एंड जो रिटेलर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, तो दोनों में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। लास्ट आते हैं कैम्स एंड के फिनटेक। तो कैम्स के पास म्यूचुअल फंड का मतलब बिजनेस है, वो देखती है, तो म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस है, एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है। हाँ, इतना ज़्यादा मतलब अगर आप ब्रोकिंग कंपनी का फिगर देखोगे, रेवेन्यू का ग्रोथ का फिगर देखोगे, या फिर अगर आप डिपॉजिटरी का ग्रोथ का फिगर देखोगे, या फिर एक्सचेंजेस का रेवेन्यू ग्रोथ का फिगर देखोगे, तो आपको थोड़ा जो रफ्तार है ग्रोथ का वो आपको कम नज़र आएगा कैम्स में। बट बिजनेस एवरग्रीन मॉडल है, इस पर आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 कंपनी में 5 कंपनी में इन्वेस्ट करो तो सारी कंपनियां एक रफ्तार से ही सारी कंपनियों का बिजनेस ग्रो कर रहा हो। कुछ एक आध कंपनी थोड़ा स्लो भी ग्रो करे, बट सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो उस केस में ये कैम्स में आप लोग देख सकते हो, कैम्स भी मुझे सही लगता है, एंड के फिनटेक भी ठीक ठाक कंपनी है। कैम्स के साथ साथ बेसिकली के फिनटेक का भी ग्रोथ हो जाएगा, ये भी शेयर बाज़ार से रिलेटेड काम करती है। तो बेसिकली 6 कंपनियां हो रही है। आप 6 कंपनी में इक्वली चाहो तो, अभी तो हालांकि एनएससी लिस्ट नहीं हुआ है, तो 5 कंपनियां हो रही है। तो इन 5 कंपनियों में आप चाहो तो, अगर आपके पास कैपिटल है, मतलब बल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एट ए टाइम अभी भी सही मौका है, क्योंकि सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इन सब कंपनियों में, तो आप देख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास बल्क में पैसा नहीं भी है, तो भी मेरा ये मानना है कि आप इसमें टाइम टू टाइम जब जब फंड आए आप थोड़ा थोड़ा करके बाई करो। 11 महीना में अभी शेयर जो बाज़ार है ऊपर मतलब बुल रन नहीं आया है, और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हालांकि दिवाली में थोड़ा बहुत रैली देखने को मिल जाए वो अलग बात है, 500,000 पॉइंट का अगर रैली देखने मिल जाए वो अलग बात है दिवाली तक। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल वॉर वगैरह भी आप देख रहे हो चल रहा है। यूक्रेन ने अटैक किया है, यूक्रेन ने भी अटैक किया है रशिया पे। इन लोग का तो चल ही रहा है। बीच में ये खबर आया था कुछ दिन पहले कि वॉर स्टॉप हो सकता है, बट अभी तक बंद हुआ नहीं है। साथ में इजराइल का भी पंगा होते रहता है। कोई कंट्री में शायद इस वीकेंड में इजराइल ने भी अटैक किया है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ महीने अगर लग भी जाए ना तो अच्छी बात है ना, आपको एटलीस्ट बाज़ार मौका दे रहा है कि आप
कम वैल्यूएशन, सस्ते वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट कर सको। सिक्के का मतलब जो पॉजिटिव साइड है उसको आपको देखना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर समझ रहा हूँ कि काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, क्योंकि 11 महीना से आप लोग वेट कर रहे हो, पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है। एंड जिस तरह की रैली आप लोगों ने 3 साल 4 साल देखी है, मतलब मार्केट वन साइडेड ही मूव किया ना 2020 के बाद से देखा जाए तो, से एक डायरेक्शन में ही मूव किया है। तो अभी 1 साल ऑलमोस्ट होने को है, 1 साल में उस तरह का आपको गेन नहीं मिल रहा है, पोर्टफोलियो डाउन है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, होता है ये सब चीज़। बट कोई नहीं, ये आप ये सोचो कि एटलीस्ट आपके पास बाज़ार मौका दे रहा है कि आपके पास अगर फंड आ रहा है, फंड आने वाला है, या अगर आप प्रॉपरली सेव कर रहे हो मंथली बेसिस पे, तो आपको इन्वेस्ट करने का, इंटर करने का बाज़ार ये मौका दे रहा है। तो मेरा ये मानना है, मैं अभी भी रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट करना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेना। बट मैंने अपना व्यू पॉइंट आपसे शेयर किया कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना होता तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होता, मतलब मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।